बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं हूं नीतू कुमारी। हर रोज की तरह आज भी हम सबसे पहले देखेंगे कृषि समाचार और साथ ही जानेंगे मौसम का हाल। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मवेशी वितरण योजना से लाभान्वित हो सकते हैं राज्य के पशुपालक। बेहतर पशुपालन के लिए समय पर कराएं पशुओं का टीकाकरण। निकाय गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, युवा शिक्षित बेरोजगार, लघु उद्यमी और बड़े उद्यमियां संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण योजना का लाभ, साथ ही वैसे पशुपालक जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा झारखंड डेयरी प्रोजेक्ट द्वारा संचालित दूध पथों के सदस्य हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 2 गाय या भैंस से लेकर 500 गाय या भैंसे तक का अनुदान या बैंक ऋण पर लाभुकों की योग्यता के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है। पशुपालकों के लिए हमारे पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि वे अपने पाले गए गाय, बकरी, मुर्गी या सूकर इत्यादि पशुओं का समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं, ताकि आपके पशुओं का संभावित रोगों से बचाव हो सके। क्योंकि रोग लग जाने की स्थिति में इलाज में खर्च भी ज़्यादा होता है, परेशानी भी होती है और रोग से ज़्यादा होने पर पशुओं की हानि भी होती है। इसलिए पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं और बेहतर और लाभकारी पशुपालन करें। बेबीकॉर्न आजकल हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। बेबीकॉर्न की फसल काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। जो किसान भाई इस समय बेबीकॉर्न लगाने के इच्छुक हैं, वो इससे उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 2, HM4 बेहतर माने जाते हैं। बेबीकॉर्न के ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। बिरसा विकास मक्का 2, HM4 ये बेबीकॉर्न के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। वर्तमान समय में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीज प्राप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 8 से 10 क्विंटल तक बेबीकॉर्न की उपज पाई जा सकती है। सरसों और राई की फसल में इस समय कई प्रकार के कीटों के लगने की संभावना रहती है। इन्हीं में से एक कीट है मस्टर्ड सॉ फ्लाई। ये कीट सरसों के पौधों की पत्तियों को खाते हैं, जिससे उपज में कमी होती है। मस्टर्ड सॉ फ्लाई के नियंत्रण के लिए क्विनाफोस नामक दवा का 25 सीसी 250 लीटर पानी में घोल बनाकर सरसों राई की फसल पर छिड़काव करना चाहिए। निकाय गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाय गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाय गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसमें आपने देखा कि कैसे हमारे किसान भाई बहन अपने खेतों में मेहनत करके अपनी खेती को और आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही आपने देखा मौसम का हाल। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे संकर गाय पालन से किसानों को लाभ। संकर गाय को जर्सी नस्ल की गाय कहा गया है। इसको दूसरे शब्दों में लोग इसे जर्सी गाय भी कहते हैं। यह गाय दूसरे गाय के मुकाबले काफ़ी अधिक दूध देती है। इसका दूध काफ़ी अच्छा और गाढ़ा होता है, जिसके कारण लोगों के बीच इसका मांग काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए किसान भाइयों को काफ़ी अधिक मुनाफा भी होता है।
लेकिन जो भी किसान भाई संकर गाय पालन कर रहे हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। संकर गाय पालन कर रहे किसानों को अपनी गायों को समय समय पर टीकाकरण और साथ ही साथ उनके खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो आइए संकर गाय पालन में और क्या क्या विशेष जानकारियां हैं, इन सब की जानकारी लेते हैं हम अपने विशेषज्ञ से। बड़े पैमाने पर दूध का उत्पादन और डेयरी व्यवसाय करने के लिए संकर नस्ल की गाय काफी कारगर साबित होती है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में आए हैं और यहाँ डॉक्टर संजय कुमार जी से जानेंगे कि संकर गाय पालन से किसान कैसे लाभ कमाएं। तो डॉक्टर साहब जोहार। जैसा कि नाम ही बता रहा है संकर, संकर मतलब दोगला, दो जाति का मिलन हुआ। जैसा कि किसान भाइयों अपना जो हम लोग देसी गाय है इसको रखते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो हम लोग को दिक्कतें आती है वो दूध उत्पादन को लेके है कि हमें ज़्यादा दूध इससे मिलता नहीं है। 2 किलो 3 किलो मैक्सिमम यही दूध हमारी देसी गाय से हम लोगों को किसान को मिलती है, जो कि उनके जीवन पर्याप्त के लिए या फिर व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। तो इसके लिए या तो हम नए गाय को खरीदेंगे या जो हमारी देसी गाय है इसी को हम थोड़ा सा सुधार करके जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाए। और इसके लिए हमारा जो क्रॉस ब्रीडिंग है, संकर नस्ल की गाय है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाभदायक स्थिति में रहती है। इसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो हमारी जो गाय है, देसी गाय है, उसका वे कृत्रिम गर्भाधान विधि से उसकी तकनीक को अपनाते हुए वो अपना दूध का, देसी गाय का जो बछड़े होते हैं वो ज़्यादा दूध देने वाली गाय के रूप में सुधारते हुए ले सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़े जो लाभ होती है वो है कि हमारा दूध का उत्पादन जो होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर पहली बार आप ये कर रहे हैं तो 3 लीटर से बढ़ कर के वो 4 साढ़े 4 लीटर आ जाएगी और दूसरी बार में 5 से 6 लीटर तक आपका दूध देने वाली गाय के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। पशुपालन वैज्ञानिक बताते हैं कि किस तरह संकर नस्ल की गायों का हम देखभाल करें। साथ ही पशु वैज्ञानिक बताते हैं कि आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि संकर नस्ल की गायों का उचित देखभाल करें ताकि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे पाएं। अगर हम संकर नस्ल को कृत्रिम गर्भाधान से जोड़ करके देखेंगे तो आप इसमें होने वाली हानि को भी बचा सकते हैं। और इसमें यहाँ पर हम सलाह देना चाहेंगे कि जो संकर नस्ल है की गाय हैं उसका आप जो व्रीय का उपयोग में लाएंगे वो संकर नस्ल के बैल का ही, जैसे कि जर्सी हुआ या क्रॉस जर्सी हुआ या क्रॉस आपका हॉस्टियन फ्रीजियन हुआ, इसी का आप व्रीय को उपयोग में लाएंगे अपना बच्चे उत्पादन के लिए। दूसरी चीज़ है कि इसमें बीमारी भी थोड़ा सा लगने की संभावना कम हो जाती है। चूँकि आपका कद काठी ज़्यादा रहता है तो इसमें बीमार होने की संभावना कम हो जाती है कि बशर्ते कि उसको आपको खाने पीने के पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब तो होने वाली लाभ है। और इसमें किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपना इस संकर नस्ल की गाय को सही से रखने के लिए टीका, खास करके खुरा का टीका आप ज़रूर से ज़रूर लगाएं। और बीच बीच में आप दूसरा जो अन्य टीका है वो साल में एक बार गला घोटू और लंगड़िया का मई जून में लगाएं। तो ये सब बिंदुओं पर किसान भाई ध्यान देंगे। संकर नस्ल की गायों के गौशाला में साफ सफाई, हवा और रोशनी की सुविधा के साथ ही हरा चारा और स्वच्छ पानी मुहैया कराना चाहिए। जहाँ तक रख रखाव की बात है तो वे अपने जहाँ गौशाला है उसका खान पान, उसका रहने का जो जगह होगा वो सही होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वेंटिलेशन सही रहना चाहिए, ज़्यादा गंदगी नहीं रहना चाहिए, साफ़ पानी उसको हमेशा देते रहना चाहिए, दाने का पर्याप्त मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। और जो हमारा हरा चारा का भी, जैसे कि अभी ठंड के मौसम में बरसीम हो गया, जई हो गया, तो ये सब का उपयोग उसको खाने में लिया जाना चाहिए। किसान बंधु ये सब ध्यान देंगे। और जो दूसरी चीज़ है कि जो कृमिनाशक दवा है उसको आप हमेशा अपने संकर नस्ल की गायों को वो कम से कम साल में 3 से 4 बार ज़रूर इसको देंगे। और एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल जो है 3 ग्राम का लगभग वो संकर नस्ल की गाय को देंगे। तो इससे हमारा
दूध उत्पादन के साथ साथ उसके रख रखाव में होने वाली परेशानी से भी बच सकते हैं। वैसे तो संकर नस्ल की गायें दुधारू होती हैं, लेकिन फिर भी दूध की मात्रा और बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इसे हम विस्तार से समझा रहे हैं। तो और दूसरी चीज़ है कि जो इसमें इक्टोपैरासाइट्स होती है, जो बाह्य परजीवी होती है, उससे बचने के लिए भी समय समय पर इसको जहर स्नान इसको कराना चाहिए। होने वाले बछड़े में जो परेशानी आती है, चूँकि इसका नस्ल बड़ा होता है तो खान पीने का भी इसका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऊर्जा युक्त में मकई हो गया, चोकर हो गया, खल्ली हो गया, इस सब का भी पर्याप्त मात्रा में इसको उपलब्ध कराना चाहिए। किसान जो गांव में रहते हैं वो आपका यूरिया उपचारित इसको आप भूसा या आप धान का जो कुट्टी होता है वो यूरिया उपचारित 1 से 2% करके इसको आप खिलाते हैं। अजोला का भी इसका आप किसान बंधु इसमें उपयोग में ला सकते हैं। अजोला जो हमारा एक जलीय फर्न है, हमारा ये काफ़ी अच्छा तकनीक है। इसको अगर आप खिलाते हैं तो हमारा जो संकर नस्ल की गाय है वो उसका न केवल दूध का उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि इसका जो दूध का जो प्रोटीन्स और फैट की मात्रा है या मक्खन की अगर रफ देसी भाषा में बात करें तो जो मोटाई है वो दूध की मोटाई भी आपको बढ़ेगी, तो जिसके चलते दाम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। गाय की प्रजनन और गर्भधारण में किन बातों को अपनाना चाहिए, डॉक्टर संजय से समझिए। किसान बंधुओं ध्यान देंगे कि जो हमारा देसी नस्ल की गाय से जो बहुत ज़्यादा हमको आज के डेट में फ़ायदामंद नहीं है, उसको सुधारने के लिए संकर नस्ल की गाय की तकनीक को हमको या अपनाना होगा, और इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान जो हम लोग करते हैं उसका उपयोग करते हुए हम अपनी गाय को सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम बात करेंगे समन्वित कृषि प्रणाली से किसानों को लाभ। किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत मछली पालन, बकरी पालन, फसल उत्पादन, सब्जी उत्पादन का इस तरह समायोजन किया जाता है जिससे वो एक दूसरे के पूरक बन सके। इस प्रणाली के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह कैसे खेती करें अथवा खेती करके वो कैसे लाभ कमाएं। तो आइए अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि कृषि प्रणाली के अंतर्गत और कौन कौन सी बातें आती हैं जिसकी जानकारी आप ले सकें। आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली से हमारे किसान भाइयों को किस प्रकार से फ़ायदे पहुँच सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, किसान भाइयों जोहार। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली होता क्या है। किसान भाइयों, खास करके आज के समय में और झारखंड के परिवेश में हम चर्चा कर रहे हैं तो समन्वित कृषि प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें आप एकल फसल को नहीं लेते हैं। जैसे आपके पास अगर 1 एकड़ या 2 एकड़ की ज़मीनें हैं तो उसमें एक ही फसल आप ना लें। इसमें क्या होता है कि आप इसके साथ साथ जो आप है कि जैसे सब्जियों की है या फिर फलों की है या तिलहनी है, दलहनी है, या फिर आपको पशुधन आप साथ में इसमें रखना एक तरह से अनिवार्य होता है, तो तभी आपकी समन्वित कृषि प्रणाली आएगी। साथ में क्या है कि आप इसमें अन्य वैकल्पिक आय हेतु हम सभी चीज़ों को समावेश करते हैं, और इसकी हमारी मूल उद्देश्य यह होता है कि किसान भाइयों खास करके इसमें हम कि प्रति वर्ग मीटर जो है हम अधिक से अधिक उत्पादन लें और अधिक से अधिक मुनाफा लें, और साथ में जो है हमारी टिकाऊ कृषि भी हो, और साथ में जो है हमारा जो आज के समय में हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं या हम स्वावलंबी की बात करते हैं या हम आर्थिक अपनी आमदनी को दुगुना करने की बात करते हैं, तो यह सभी चीज़ें जो अगर संभव है कृषि प्रणाली में तो वह हमारी समन्वित कृषि प्रणाली होती है। बिल्कुल। तो यानी कि एक से अधिक फसल लिया जा सकता है, साथ में पशुपालन भी हो, मुर्गी पालन भी हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मिलाकर ही समन्वित कृषि प्रणाली का एक आयाम तैयार होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, चूँकि ये बृहद पैमाने पे करने वाला एक कृषि योग्य कार्यक्रम है, तो इसमें हमारे किसान भाइयों की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत किसान भाइयों, खास करके जैसे मैंने कहा कि झारखंड प्रदेश में तो समन्वित कृषि प्रणाली में जैसे आपके पास 1 एकड़ या 2 एकड़ की ज़मीन है या 1 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो उसमें जैसे कि आपके पास अगर जैसे हमारा पठारी नुमा क्षेत्र होता है तो कहीं आपका लैंड डिप्रेशन जो कहते हैं, जो तालाबी नुमा अगर आप निर्माण भी कर सकते हैं
तो इस तरह से देखेंगे कि आपकी जो ज़मीन है उसमें क्या है कि जैसे आपके यहाँ अगर सब्जियों की अभी जैसे झारखंड प्रदेश में बहुत अच्छा पैदावार होती है, तो झारखंड के लिए आप जैसे उसमें ज़्यादा ज़मीन को रख लें, फिर फलों के जैसे अमरूद के हैं, पपीता के हैं, इसके बगीचों को रख लें, साथ में जैसे कि आप अनाजीय फसलें करते हैं या फिर उसमें दलहनी है तिलहनी है, तो यह जैसे खरीफ रबी जायद अगर आपकी सिंचाई की व्यवस्था होती है तो आप तीनों मौसम में आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। फिर शायद जैसे कि आपकी बाउंड्री होती है तो बाउंड्री में जैसे कि यहाँ पे लाह की भी बहुत अच्छी पैदावार हो जाती है झारखंड प्रदेश में, जैसे सेमीलता आती है, फ्लेमिंजिया सेमीलता, तो उसमें भी क्या है कि आप इसको बॉर्डर पे लगा दें, मेड़ पे लगा दें, तो इस तरह से आप देखें। और साथ में जैसे मैंने पशुधन की बात करी, जैसे आपका अगर तालाब निर्माण कर लेते हैं तो आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं, साथ में जैसे गौ पालन आप इसमें करें या फिर आप मुर्गी पालन करें या तालाब में जैसे बत्तख पालन करें या फिर आप वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करें। तो इसमें मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो हम इसमें समन्वित कृषि प्रणाली करते हैं, इसमें जो हमारा एक का प्रोड्यूस जो आता है वो हम सेवन करते हैं और जो बाई प्रोडक्ट होता है तो वो हमारे पशुधन के लिए वो चारा का काम कर जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे इन सभी चीज़ों को अगर हम समावेश करते हैं तो हमारी क्या, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं, जो आपके खरपतवार जितने भी निकल के आ रहे हैं उस 2 एकड़ से, तो उसको आप वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में आप लगा लें। गौ पालन करते हैं तो उससे आपका क्या वर्मी कंपोस्ट, साथ में जैसे आप मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें गोबर की जो ताज़ी गोबर की मात्रा होती है वो आप इस तालाब में डालें। जैसे आप तिलहनी फसल कर रहे हैं तो उसमें जो आपका तेल निकल जाता है, जो आपकी खली बचती है, तो वो आपका मछली का आहार हो जाता है या हमारे पशुधन का आहार हो जाता है। तो इस तरह से जो हम रिसाइकलिंग कहते हैं किसान भाइयों, तो इससे क्या होती है कि हमारी कृषि में लागत भी कम लगती है और हमें मुनाफा ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यह समन्वित कृषि प्रणाली में आपको इन सभी चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। निश्चित तौर पे थोड़ी तकनीकी जानकारी भी आपके पास इसकी होनी चाहिए कि हम कैसे करें। बिल्कुल, मेरा सवाल भी वही होगा कि अगर चूँकि इतने बड़े पैमाने पर ये कृषि कार्य किया जा रहा है तो क्या कोई प्रशिक्षण वगैरह की व्यवस्था होती है? अगर होती है तो वो कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। जी, जैसे कि किसान भाइयों, हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्लांडो अनुसंधान केंद्र है, तो आप यहाँ भी आप आ सकते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने समेकित कृषि मॉडल की एक एकड़ की मॉडल भी विकसित की है, उसमें आप देखेंगे। और यह प्रशिक्षण हम समय समय पे हमारी केंद्र से भी मिलती रहती है या फिर अन्य जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भी इसकी प्रशिक्षण मिलती रहती है। और जैसे हम सब देखें, जैसे आप समेकित कृषि प्रणाली की आप बात करें तो किसान भाइयों खास करके इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि चूँकि आप विभिन्न फसलों को लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक फसल आपकी अगर नुकसान भी हो जाती है मौसम या किसी वजह से, तो दूसरी फसल आपको उसकी भरपाई कर देती है। और जैसे मैंने कहा कि वैकल्पिक आय के लिए इसमें आप जैसे वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, बत्तख पालन करते हैं या आप मशरूम की उत्पादन करते हैं, जो सभी हमारी जब मशरूम हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जैसे धान आप कर रहे हैं तो धान से जो पुआल आती है तो उससे, तो इस तरह से क्या होती है कि आपकी इनकम का जो जरिया होता है वो आपके पास बढ़ जाते हैं, मतलब आपके पास वैकल्पिक आय के साधन बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आय भी आपकी सुनिश्चित हो जाती है। जैसे हम लोगों ने अभी अनुसंधान यहाँ पे किया, उसमें देखा कि प्रति एकड़ जो शुद्ध लाभ मिलता है वो आपका कम से कम 40,000 रुपये प्रति एकड़ जो है शुद्ध लाभ आपको सभी खर्चे को हटाने के बाद ये प्राप्त हो जाती है किसान भाइयों। तो इस तरह से आप देखें कि समेकित कृषि प्रणाली में जो है आपकी आय की जो है वो स्रोत जो है वो निश्चित हो जाती है और इसमें आपको कहीं भी घाटे का सवाल नहीं होता है, आपको इसमें भरपूर लाभ मिलता है। और इसमें आपकी मिट्टी की टिकाऊ क्षमता भी जो होती है, उपजाऊ क्षमता भी जो होती है वो भी बढ़ी रहती है, क्योंकि आप इसमें जो जैसे पशुधन रखे हैं तो आप इसमें ताज़ा गोबर मिल रही है, उसे आप वर्मी कंपोस्ट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपकी सूखी गोबर है तो अपने खेतों में भी डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें जो रिसाइकलिंग होती है तो उससे हमारी जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी है वह भी बनी रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है, चूँकि बृहद पैमाने पर हमारे किसान भाई जब खेती करते हैं तो फसलों का चयन बहुत ही अहम हो जाता है। जी। तो किस प्रकार से फसलों का चयन करें ताकि जो है समन्वित कृषि प्रणाली में उनको एक बेहतर लाभ मिल पाए? हाँ बिल्कुल, खास करके किसान भाइयों जैसे कि हमने चर्चा करी, तो जो जिसकी बाजार भाव ज़्यादा होती है, जैसे अगर आप इसमें समन्वित कृषिकरण प्रणाली में आप जा रहे होते हैं तो आप यह चीज़ देखें कि आप जैसे सब्जियों में उस सब्जियों की उत्पादन ज़्यादा करें जिसकी कि बाज़ार भाव अधिक मिलती है। जैसे कि आप अभी इसमें अगर आपके पास जैसे रबी की बात करें तो रबी में जैसे कि आप अगर ब्रोकोली करते हैं तो ब्रोकोली के भी उत्पादन की जो आपकी है उसकी बाज़ार भाव अधिक मिलते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह भी की जाती है किसान भाइयों, फसल के चयन के साथ साथ आप उसको अगेती किस्म में लें, तो अगेती किस्म में लेंगे किसान भाई तो आपको और उसकी बाज़ार भाव जो है वो अधिक मिलेगी। बिल्कुल।
और एक चीज़ और है, चूँकि जब बृहद पैमाने पर खेती की जा रही है तो खाद हुआ, सिंचाई हुआ, इसके बारे में क्या वो किस प्रकार से दे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हाँ किसान भाइयों, खास करके जैसे कि अब विभिन्न फसलें जैसे खरीफ रबी जायद में आप ले रहे होते हैं, तो एक तो फसल चक्र को अपनाएं और दूसरी चीज़ें क्या होती है, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि आप खुद ही इसमें तैयार करते हैं। जैसे आपकी जो पशुधन है तो पशुधन से आपकी जो सरीवी गोबर की खाद आ रही है, या वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं, या जो आपकी बायोमास आ रही है तो उसमें आप इवन यह जैविक कृषि की तरफ भी चला जाता है। तो इस तरह क्या करेंगे, आपके पास स्वतः आपको बाजार भाव से जो हम रासायनिक खाद खरीदते हैं तो उसकी आपको खरीदने की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि आप खुद ही उसको तैयार कर रहे हैं और आप भरपूर मात्रा में अपने खेतों में डाल रहे हैं। तो इस तरह से क्या होती है कि उपजाऊ क्षमता खेत की बनी रहती है, जिससे कि आपको समन्वित कृषि प्रणाली से पूरा लाभ जो है उसका मिल पाता है। और ये हम जो कहते हैं टिकाऊ कृषि के लिए भी एक मतलब सशक्त माध्यम है हमारी जो समन्वित कृषि प्रणाली। किसान भाइयों, अभी आपने देखा समन्वित कृषि प्रणाली से किसानों को लाभ, और साथ ही साथ आपने देखा शंकर गाय पालन से किसानों को लाभ। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी हमसे लेनी हो अथवा किसी भी तरीके की जानकारी हम तक पहुँचानी हो तो आप हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। एक बात और, अगर आपसे किसी भी कारणवश हमारा ये कार्यक्रम छूट जाता है तो आप हमारा ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जैसे फेसबुक, यूट्यूब आदि। अब दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।